जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर फ्लोरल बायोलॉजी या फिर जिसको हम पुष्प विज्ञान के नाम से जानते हैं। आज इस टॉपिक के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आज के सेशन के अंदर जो हम पुष्प विज्ञान पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ग्रेमिनी कुल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पुष्प विज्ञान के अंदर जो ग्रेमिनी कुल का होता है वो किस प्रकार से हमें याद रखना है और किस प्रकार से हमें एग्जाम के अंदर लिख के आना है, वो सारा पैटर्न यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने कंप्लीट बता दिया था आपको कि किसी भी कुल का या किसी भी फसल का जब फ्लोरल बायोलॉजी लिखा जाता है तो उसके लिए हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है और किस पैटर्न में लिखा जाता है, और जो पुष्प सूत्र होता है वो किस पैटर्न में लिखा जाता है, वो सारा का सारा कल बता दिया था आपको पहले वाले सेशन के अंदर। तो आज का सेशन आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप पहले वाले सेशन के अंदर जो फ्लोरल बायोलॉजी का जो पैटर्न बताया था, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो आपसे निवेदन है कि इस सेशन को देखने से पहले आप पहले वाला जो सेशन है फ्लोरल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट वाला उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप इस सेशन को देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठेगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो ये जो हम फ्लोरल बायोलॉजी देखने वाले हैं ये किस कुल की देखने वाले हैं, तो उस कुल का नाम हो जाएगा साथियों ग्रेमिनी कुल। किसका देखने वाले हैं हम? ग्रेमिनी कुल का देखने वाले हैं। और ग्रेमिनी कुल से संबंधित जो हमारी फसलें हैं रबी क्रॉप के अंदर, वो हमारे सिलेबस में 3 फसलें दे रखी है। कौन कौन सी? गेहूं, जौ और जई। गेहूं, जौ और जई, इनके बारे में हम संयुक्त रूप से देखेंगे कि इन तीनों का जो पुष्प क्रम होता है या फिर फ्लोरल बायोलॉजी जो होता है वो सेम होता है या नहीं होता है, या फिर कौन से बिंदु हमें ध्यान रखना है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इन तीनों का पुष्पीय विज्ञान। तो सबसे पहला आता है हमारे पुष्प क्रम अध्ययन का। जो पहला जो इसके अंदर बिंदु आता है वो क्या आता है? पुष्प क्रम। क्या आता है? पुष्प क्रम। पुष्प क्रम की यदि हम बात करें तो पुष्प क्रम का जो प्रकार होता है कि जो ग्रेमिनी कुल के अंदर जो गेहूं जो आता है, इनका जो पुष्प क्रम का जो प्रकार होता है वो क्या आता है? स्पाइक होता है। क्या होता है? स्पाइक इनका पुष्प क्रम का प्रकार होता है। और स्पाइक के अंदर क्या आता है? पेनिकल आता है। तो दोनों हो सकता है, पेनिकल या स्पाइक, तो ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर स्पाइक से संबंधित हमें 3 बातें याद रखनी है। ये जो स्पाइक जो होता है इससे संबंधित हमें 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? ये जो स्पाइक जो होता है, इस स्पाइक के अंदर कई सारी ये जो स्पाइक होता है इसके अंदर कई सारी स्पाइक इकाएं उपस्थित होती हैं। ये जो स्पाइक होता है इस स्पाइकाओं के अंदर कई सारी स्पाइक इकाएं उपस्थित होती हैं। स्पाइक इकाएं उपस्थित होती हैं। और ये जो स्पिकाएं होती हैं, इन स्पाइक इकाएं के अंदर ही क्या होता है? हमारा जो पुष्प होता है वो उपस्थित होता है। पुष्प उपस्थित होता है। तो पुष्प कहाँ पर उपस्थित होता है? तो आपको पता चल गया होगा कि जो स्पाइक होता है इस स्पाइक के अंदर कई सारी स्पाइक इकाएं पाई जाती हैं, और इन स्पाइक इकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? पुष्प उपस्थित होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक ये जो एक स्पाइक इकाएं होती हैं उनके अंदर कितने पुष्प उपस्थित होते हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, यदि हम बात करें गेहूं की यदि हम बात करें तो गेहूं के अंदर 1 से लेकर 9 पुष्प उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। जो वेरिएशन जो होता है वो जहाँ पर होगा वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। पुष्प जो उपस्थित होता है वो इसके अंदर उपस्थित होता है। तो इसके अंदर गेहूं के अंदर कितने पुष्प उपस्थित होते हैं? तो कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 पुष्प उपस्थित होते हैं। यदि हम बात करें जौ और जय की, यदि हम बात करें जौ और जय की, तो इनके अंदर कितने पुष्प उपस्थित होते हैं? 3 पुष्प उपस्थित होते हैं। कितने पुष्प उपस्थित होते हैं? 3 पुष्प उपस्थित होते हैं। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो कौन सा पॉइंट आता है? हमारा पुष्प वाला। कौन सा आता है? पुष्प। इसके अंदर जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? पुष्प। अब जो ग्रेमिनी कुल के अंदर तीनों फसलें आती हैं गेहूं, जौ और जई, तो इनका जो पुष्प होता है इनकी क्या विशेषता होती है? तो इनका जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? पहला पॉइंट हो जाएगा ये कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। पहला तो हो जाएगा द्विलिंगी होता है। नंबर सेकंड हो जाएगा क्या होता है? ये एक व्यास सममित होता है। कैसा होता है? एक व्यास सममित। कैसा होता है ये? एक व्यास
सममित होता है, ये हमें ध्यान रखना। द्विलिंगी होता है, एक व्यास सममित होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है, अब पहले वाले से जो इससे पहले जो हमने सेशन देखा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था पुष्प के बाद में आता है हमारे बाह्य दलपुंज, फिर पुमंग और फिर जायंग। लेकिन मैंने आपको एक केस बताया था कि जो ग्रेमिनी कुल होता है उसके अंदर बाह्य दलपुंज और दलपुंज स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी संरचना को जब उनमें विभेद करना आसान नहीं होता है तो ऐसी संरचना को एक विशेष नाम देते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियंथ। क्या कहते हैं उसको, हम पेरियंथ के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो पुष्प के बाद में जो अगला तीसरा नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेरियंथ। तो जो तीनों जो होते हैं इनके अंदर पेरियंथ की संख्या कितनी होती है, तो पेरियंथ की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 पेरियंथ पाए जाते हैं। 2 पेरियंथ उपस्थित होंगे। कितने पेरियंथ होंगे, 2 पेरियंथ उपस्थित होंगे। और ये जो पेरियंथ जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए पेरियंथ पाए जाते हैं। पेरियंथ जो होते हैं कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी कि फ्यूज होते हैं, ये हमें ध्यान रखना। नंबर 4 की यदि हम बात करें तो नंबर 4 पर आ जाएगा इसके अंदर हमारे पुमंग। क्या आ जाएगा, पुमंग। पुमंग की बात करें तो इसके अंदर कितने पुमंग पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी कि एंड्रोसियम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 3 पुंकेसर होते हैं। कितने पुंकेसर होते हैं, 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना। और ये तीनों जो पुंकेसर होते हैं आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, ये हमें ध्यान रखना। नंबर 5 की यदि हम बात करें तो नंबर 5 पर आ जाएगा हमारे जायांग। कौन सा आ जाएगा, जायांग। ये जो जायांग जो होता है वो अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग प्रकार का होता है, तो ये जायांग याद रखिएगा। जायांग एक अंडपी भी होता है, जायांग एक अंडपी होता है, द्विअंडपी भी होता है और त्रिअंडपी भी होता है, ठीक है ना। त्रिअंडपी होता है, ये हमें ध्यान रखना। जायांग जो होता है एक अंडपी, द्विअंडपी और त्रिअंडपी होता है। और तथा इसकी जो वर्तिका होती है, वर्तिका जो होती है वो कैसी होती है, द्विशाखित होती। कैसी होती हैं, वर्तिका जो होती है वो कैसी होती हैं, द्विशाखित होती हैं, ये हमें ध्यान रखना। नंबर 6 पर यदि हम बात करें तो नंबर 6 पर हो जाएगा हमारे परागण। परागण की यदि हम बात करें तो जो ये जो तीनों फसलें होती हैं, गेहूं, जौ और जई, इनके अंदर जो परागण होता है वो कैसा होता है, स्वपरागण होता है। कैसा होता है, स्वपरागण होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और ये जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, हवा द्वारा ये परागण होता है। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब नंबर 7 पर जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इसका पुष्प सूत्र। क्या आता है, पुष्प सूत्र। तो पुष्प सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो जो आपके सामने ये सारी चीज़ लिखी हुई है इसी के आधार पर हम क्या बनाएंगे, इसका पुष्प सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका पुष्प सूत्र हो जाएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पुष्प से स्टार्ट करते हैं। तो पुष्प कैसा होता है, एक व्यास सममित होता है। पुष्प जो होता है वो कैसा होता है, एक व्यास सममित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। पुष्प जो होता है वो कैसा होता है, एक व्यास सममित होता है। तो ये हो जाएगा एक व्यास सममित का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। तो ये हो जाएगा इसका द्विलिंगी का प्रतीक चिन्ह है, द्विलिंगी होता है। उसके बाद में आता है पेरियंथ जो होते हैं, कितने होते हैं, 2 होता है। तो पेरियंथ का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पी होता है। और ये आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो ये हो जाएगा जुड़ा हुआ का प्रतीक चिन्ह। उसके बाद में आता है हमारा एंड्रोसियम। क्या आता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। और ये कैसा होता है, जुड़ा हुआ होते हैं। और कई सारी फसलें होती है ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये 6 होते हैं। जैसे हम बात करें जो चावल जो होता है उसके अंदर पुंकेसर की जो संख्या होती है कितनी होती है, 6 होती है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर चावल नहीं दे रखा, तो हम क्या यहाँ पर क्या रखेंगे, तीनों के अंदर गेहूँ, जौ और जय, इन तीनों के अंदर जो एंड्रोसियम होता है उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है और जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे जायांग। जायांग की यहाँ पर बात करें तो जायांग कैसा होता है, एक अंडपी, द्विअंडपी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस के अंदर तीनों जो क्रॉप दे रखी है वो एक अंडपी होती है, तो ये एक हो जाएगा। और ये कैसा होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये अंडरलाइन हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अंडरलाइन हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है।
ये यहाँ पर याद रखिएगा, सॉरी, ये जो एंडोसियम होता है ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो ये पुंकेसर जो होता है वो जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा पुष्प सूत्र होता है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो पुष्प होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, सहपत्र उपस्थित होता है। क्या होता है, सहपत्र उपस्थित होते हैं। तो सहपत्र का मैंने बताया था प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Br होता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Br होता है। तो इसी के साथ में हमारा पुष्प सूत्र जो होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। एक बार फिर देखिएगा, पुष्प सूत्र के आधार पर हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। Br, तो जो हमारा पुष्प होता है वो कैसा होता है, Br का अर्थ होता है सहपत्र उपस्थित होता है, एक व्यास सम्मित होता है, त्रिज्या यानी कि द्विलिंगी होता है, और पेरियन तो इसके अंदर 2 होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, एंडोसियम 3 होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, और जो गाइनोसियम जो होता है वो एक अंडपी होता है। हमारे जो क्रॉप है ये तीनों एक अंडपी होती है, तो यहाँ पर जीवन हो जाएगा। और इसके नीचे हमको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। इसी के साथ में हमारा जो पुष्प सूत्र होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे अगला जो 8वें नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा वो यहाँ पर हम बना देते हैं। 8वें नंबर का जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर फल प्रकार। इसका फल प्रकार किस प्रकार का होता है, फल प्रकार की बात करें यहाँ पर जो ग्रेमिनी कुल का जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है, कैरियोप्सिस। फल प्रकार क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। तो वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। ठीक है, नंबर 9 पर आता है, इसका बीज किस प्रकार का होता है। बीज की बात करें तो बीज कैसा होता है, जैसे हम बात करें गेहूं का पौधा एक बीजपत्री होता है, जौ का एक बीजपत्री होता है, जय का एक बीजपत्री होता है। तो बीज कैसा हो जाएगा, एक बीजपत्री। बीज कैसा हो जाएगा, बीज कैसा हो जाएगा, एक बीजपत्री। और इसी के साथ में इनके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, तो ये हमारे ज़्यादातर जो होते हैं वो स्टार्च युक्त होते हैं। एक बीजपत्री तथा स्टार्च युक्त होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, स्टार्च युक्त होता है। इसी के साथ में हमारा जो ग्रेमिनी कुल का जितनी भी फसलें होती हैं, गेहूं, जौ, जय, इनका फ्लोरल बायोलॉजी यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती हैं। तो उम्मीद आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो फैमिली आती है वो आती है हमारे पोएसी नहीं, अगली जो फैमिली आती है वो आती है हमारे फेबेसी, जिसको हम लेग्यूमिनेसी के नाम से भी जानते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम अगली फैमिली के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है लेग्यूमिनेसी। आइए अब नेक्स्ट फैमिली के बारे में स्टडी करते हैं, और उस फैमिली का नाम हो जाएगा हमारे फेबेसी, जिसको हम लेग्यूमिनेसी के नाम से भी जानते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके अंदर हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन सी फसलें दे रखी हैं। उन फसलों के बारे में नाम देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। उसके बाद में हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कुल कौन सा हो जाएगा हमारा, फेबेसी, जिसको हम लेग्यूमिनेसी के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो हमारे सिलेबस में फसलें दे रखी है वो दे रखा है एक तो मटर, मसूर, और एक दे रखा है इसके अंदर चना। ये 3 फसलें दे रखी है हमारे सिलेबस के अंदर लेग्यूमिनेसी कुल से। तो आइए इनका हम देखते हैं, पुष्पीय विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पॉइंट हमारे वही रहेंगे। शुरुआत में आ जाएगा हमारा इसका पुष्पक्रम। पुष्पक्रम की यदि हम बात करें, जो हमारा पुष्पक्रम की यदि बात करें तो पुष्पक्रम जो होता है वो कैसा होता है, साइमोज प्रकार का होता है। कैसा होता है, साइमोज प्रकार का। लेकिन याद रखिएगा ये जो साइमोज प्रकार का जो होता है वो किस किस में होता है, तो एक तो होता है चने के अंदर होता है, और एक होता है ये मसूर में। चना और मसूर में जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, साइमोज प्रकार का होता है। और मटर के अंदर जो होता है, मटर में याद रखिएगा, मटर में होता है रेशम प्रकार का। रेशम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो किस में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है। ये थोड़ा इसके अंदर वेरिएशन होता है, बाकी सारे के सारे पॉइंट जो आगे आने वाले हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब हम देखते हैं इसका जो पुष्प होता है वो कैसा होता है। पुष्प की यदि यहाँ पर बात करें तो पहला जो आता है वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ये पुष्प कैसा होता है, पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होता है। सहपत्र होता है, इसके अंदर सहपत्र उपस्थित होता है। द्विलिंगी होता है, सहपत्र उपस्थित होता है, सहपत्र युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहपत्र युक्त होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कैसा होता है, एक व्यास सममित होता है। कैसा होता है, एक व्यास सममित होता है। द्विलिंगी होता है, सहपत्र युक्त होता है और एक व्यास सममित
होता है। ठीक है, तो पुष्प से संबंधित जो जानकारी थी वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पाया जाता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, और ये जो बाह्य दलपुंज जो होता है इसको हम इंग्लिश में कैलिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो कैसा होता है, 5 दल, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 दलीय जो संयुक्त होते हैं, जो कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। 5 दलीय जो संयुक्त होते हैं यानी कि आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा बाह्य दल हो गया। उसके बाद में आता है दलपुंज। कौन आता है? दलपुंज। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इसके अंदर वो कौन आता है, दलपुंज आता है, जो हमें याद रखना है। ठीक है, दलपुंज की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो कैसा होता है, 5 दलपुंज कितने होते हैं, 5 दलीय होता है ये, 5 दलीय, लेकिन कैसा होता है, ये पृथक होता है, पृथक होते हैं। 5 दलीय लेकिन पृथक होते हैं। कैसे होते हैं, 5 दलीय होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, ये पृथक होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। अब ये जो अलग अलग होते हैं वो किस सीक्वेंस में होते हैं, तो ये होते हैं 1+2+2 के रूप में पाए जाते हैं। ये जो पृथक होते हैं किस रूप में पाए जाते हैं, 1+2+2 के रूप में पाए जाते हैं। और इनमें जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना योग्य बात है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जो लास्ट वाला जो होता है वो 2 जो होता है ये कैसे होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि 5 दलीय होते हैं, पृथक होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला जो 2 होता है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं दल, ये हमें ध्यान रखना है। अब इन तीनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो एक जो होता है, यदि हम बात करें जो एक जो दल होता है, दलपुंज के अंदर जो एक जो दल होता है इसको हम बोलते हैं वेक्सिलियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम वेक्सिलियम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वेक्सिलियम के नाम से जानते हैं। और जो ये जो होता है नंबर सेकंड वाला, इसको हम विंग के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, विंग के नाम से जानते हैं। और जो ये आपस में जो जुड़े हुए होते हैं इनको हम कील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कील के नाम से। और इंग्लिश में हम इसको कील को इस प्रकार से लिखते हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेक्सिलियम जो होता है एक को कहते हैं, विंग जो होता है वो मध्य वाले को कहते हैं, और 2 जो कील जो होते हैं वो आपस में जो जुड़े हुए होते हैं उनको हम विंग कील के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें से आता है कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है। तो जो विंग वाला जो होता है ये कैसे होता है, मध्य में उपस्थित होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये कहाँ पर पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। और जो कील वाला जो होता है ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। कील वाला जो होता है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कील वाला जो होता है कैसा होता है, सबसे बड़े जो होते हैं वो कौन होते हैं, कील वाले होते हैं। और वेक्सिलियम जो होता है ये कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, ये छोटा होता है और इसकी संख्या 1 होती है, ये हमें ध्यान रखना। इसी के साथ में हमारे दलपुंज से संबंधित जो जानकारी महत्वपूर्ण थी वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पुमंग। अगला जो भाग आता है वो क्या आता है, पुमंग आता है। पुमंग की यदि हम बात करें साथियों यहाँ पर, तो पुमंग की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है, पुमंग की जो संख्या होती है वो 10 पुंकेसर होते हैं। कितने पुंकेसर होते हैं, 10 पुंकेसर होते हैं। और ये आपस में कैसे होते हैं, द्विसंगी होते हैं, द्विसंगी अवस्था में पाए जाते हैं। 10 पुंकेसर होते हैं, द्विसंगी अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि ये होते हैं जो किस रूप में पाए जाते हैं, 1+9 के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, द्विसंगी का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और 1+9 के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ये 9 जो होते हैं, ये जो 9 जो होते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है ना, 10 पुंकेसर होते हैं, इसी अवस्था को द्विसंगी अवस्था कहते हैं। और ये द्विसंगी अवस्था में किस अवस्था से बनते हैं, तो ये 1+9 से बनते हैं। और ये जो 9 जो होते हैं ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं। और एक जो होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो होंगे क्या आप होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, 9 के 9 आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो एक जो होता है ये कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। कैसा होता है, एक जो होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जायांग।
जायांग की बात करें तो ये कैसा होता है, जायांग जो होता है वो कैसा होता है, एक कंडपी होता है। कैसा होता है, एक कंडपी। जायांग जो होता है एक कंडपी होता है, एक कोष्ठीय होता है। कैसा होता है, एक कोष्ठीय। कैसा होता है, एक कोष्ठीय होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जायांग जो होता है एक कंडपी होता है और एक कोष्ठीय होता है, ये हमें ध्यान रखना। इसके बाद में आता है हमारे पुष्पसूत्र। क्या आता है, पुष्पसूत्र। तो पुष्पसूत्र बनाना बहुत आसान होता है। जो बोर्ड पर सारी जानकारी जो लिखी हुई है इसी को हमें क्या करना है, सीक्वेंस से जमाते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पुष्पसूत्र के अंदर कहाँ से स्टार्ट होगा, पुष्प से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारे सहपत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर सहपत्र उपस्थित है तो बी आर हो जाएगा। तो उपस्थित है तो सहपत्र युक्त होता है तो बी आर हो गया। और कैसा होता है, एक व्यास सम्मित होता है। तो एक व्यास का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ये वाला एक व्यास सम्मित का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, उसके बाद में द्विलिंगी होता है। तो द्विलिंगी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो द्विलिंगी का प्रतीक चिन्ह ये होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है, कैसा होता है, बाह्यदल पुंज आता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। तो इसका जो कैसा होते हैं, ये 5 दलीय होता है तो K5। और कैसे होते हैं, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं तो संयुक्त होते हैं, तो ये इसका K5 हो जाएगा, आपस में जुड़े हुए। उसके बाद में दलपुंज आता है। दलपुंज को हम सीक के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कोरोला के नाम से जानते हैं। कितना होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। और पृथक पृथक जो होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, 1+2+2 के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1+2+2 के रूप में पाए जाते हैं। और ये लास्ट वाला जो होता है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फर्स्ट वाले को वेक्सिलियम कहते हैं, बीच वाले को विंग के नाम से जानते हैं, और जो ये वाला जो होता है इसको हम कील के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। और एंड्रोसियम जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है। तो ये एंड्रोसियम हो जाएगा। कितने होते हैं, 10 होते हैं, द्विसंगी अवस्था में पाए जाते हैं। और किस फॉर्मेट में रहते हैं, तो 1+9 के, यानी कि 1+9 के रूप में पाए जाते हैं। और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, लास्ट आता है हमारे जायांग। जायांग जो होता है इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और कैसा होता है, ये एक कंडपी होता है, यानी कि एक होता है। और ये क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है पुष्पासन से। तो ये हो जाएगा इसका, और ये इस प्रकार से यहाँ पर नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्रेमिनी कुल जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती हैं उसका जो पुष्प सूत्र होता है और उसकी फ्लोरल बायोलॉजी जो होती है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। अब इसके अलावा 2 पॉइंट और आते हैं इसके अंदर। एक तो आता है इसके अंदर परागण का क्या प्रकार होता है, और दूसरा आता है इसके अंदर बीज और इसका फल प्रकार क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। इसको यदि आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने बता दिया। इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं तो तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अगला जो पॉइंट हो जाएगा कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर परागण। परागण कैसा होता है, तो इन तीनों के अंदर जो परागण होता है वो कैसा होता है, स्वपरागण होता है। कैसा होता है, इन तीनों के अंदर स्वपरागण होता है। याद रखिएगा परागण कैसा होता है, स्वपरागण होता है। नंबर जो होता है किसके माध्यम से होता है, हवा द्वारा। हवा द्वारा ये होता है, ये याद रखिएगा। नंबर 9 की बात करें, इनका जो फल प्रकार होता है वो कैसा होता है, फल प्रकार। फल का जो प्रकार होता है वो क्या होता है, पोड होता है। क्या होता है, पोड, जिसको हम फली के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। पोड होता है इनका तीनों का फल प्रकार। मटर, मसूर और चने का जो फल प्रकार क्या होता है, पोड होता है, ये याद रखिएगा। नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर आ जाएगा हमारे इसके अंदर इनका जो बीज होता है वो कैसा होता है, इनका जो बीज होता है वो कैसा होता है। तो बीज याद रखिएगा, इनका जो बीज होता है वो द्विबीज होता है, द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री होता है। और साथ ही साथ में इनके जो बीज होते हैं, इनके बीज में क्या विशेषता होती है, तो द्विबीजपत्री तथा प्रोटीन अधिकता युक्त होते हैं। प्रोटीन की अधिकता वाले होते हैं। ठीक है ना। जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री होती है तथा प्रोटीन की अधिकता इनके अंदर पाई जाती है। तो प्रोटीन अधिकता वाले इनके बीज होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे आज के सेशन में हमने 2 फैमिली पढ़ी थी। उम्मीद है आप सभी को ये दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर एक टर्म आया है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होते हैं, तो उनकी हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो उनका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो आप आसानी से किसी भी पौधे को देखकर 1 सेकंड के अंदर बता सकते हो कि ये एक बीजपत्री होगा और
द्विबीजपत्री होगा। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, इसी के साथ में हमारी ये जो आज के जो दो हमने फैमिली देखी, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इनसे प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में हम किस प्रकार से उनको पहचान कर सकते हैं। तो एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं एक बीजपत्री, ठीक है, और दूसरी तरफ हो जाएगा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री को हम इंग्लिश में मोनोकोट के नाम से जानते हैं और इनको हम इंग्लिश में डाइकोट के नाम से इनको हम जानते हैं। मोनोकोट और डाइकोट के नाम से इनको जाना जाता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में जो मेन डिफरेंट होता है वो हम किसके आधार पर कर सकते हैं, हालांकि कई सारे होते हैं जो बीज के आधार पर करते हैं, लेकिन हम इनकी पत्तियों के आधार पर करेंगे। ठीक है ना, इनका जो हम अंतर देखते हैं वो किसके आधार पर करेंगे, पत्ती के आधार पर। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ वो, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई भी पौधा है, ठीक है, ये इसकी रूट हो गई, ये इसकी रूट हो गई, और कोई भी एक ऐसा पौधा जिसकी जो पत्तियां जो होती है वो कैसी होती हैं, बिल्कुल तीखी होती है, यानी कि तलवार के जैसी होती है। ऐसी जो अगर पत्तियां आपको दिखाई दे तो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां देखने पर हमको तलवार के जैसी दिखाई दे, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां देखने पर हमको तलवार के जैसी चपटी दिखाई दे, तलवार जैसी दिखाई दे, तो ऐसे पौधे जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मोनोकोट होंगे या फिर एक बीजपत्री होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां सक्रिय हो या फिर कैसी हो, तलवार के जैसी हो। ये पत्ती आपको क्या दिखाई दे रही है, सक्रिय दिखाई दे रही है, और यह एक तलवार के जैसे दिखाई दे रही है। तलवार के जैसी या फिर सक्रिय हो तो ऐसे पौधे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे एक बीजपत्री हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जो पौधा आपको दिखाई दे, पत्ती ऐसी दिखाई दे रही है, एक बीजपत्री। अगर कोई पौधा है उसकी पत्तियां यदि आपको, ये इसकी जड़ हो गई और उसकी पत्तियां जो है आपको थोड़ी बड़ी और फैली हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर पत्तियां आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार से पत्तियां दिखाई दे रही है जो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ध्यान से सुनना, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां चौड़ी हो और जहाँ से वो जुड़ी हुई रहती हैं तने से, वो अगर वहाँ पर अगर 90 डिग्री का लगभग देखने पर कोण बनाती है 90 डिग्री का, तो ऐसे पौधे की जो होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, द्विबीजपत्री पौधे नाम दिए जाते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये वाला। अब आप दुनिया में जितने भी पौधे हैं उन सभी को आप देखकर आसानी से बता सकते हैं कौन एक बीजपत्री और कौन द्विबीजपत्री। जैसे मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको। गेहूं का पौधा आपने देखा होगा, पत्ती ऐसी होती है, एक बीजपत्री। जौ का देखा होगा, पत्ती ऐसी होती है, एक बीजपत्री। गन्ने का पौधा देखा होगा, पत्ती तलवार के जैसे लंबी होती है, सक्रिय होती है, एक बीजपत्री। धान का पौधा एक बीजपत्री हो गया हमारे। इसी के अतिरिक्त हम बात करें, गेहूं का एक बीजपत्री हो गया, मक्का का एक बीजपत्री हो गया, ज्वार का एक बीजपत्री हो गया, बाजरा एक बीजपत्री हो गया। इवन जितनी भी हमारे घासें जो होती हैं, जैसे हम बात करें दूब घास हो गई, पत्ती सक्रिय होती है, एक बीजपत्री। इसी प्रकार हम बात करें, एक होती है हमारे हाथी घास होती है, पत्ती इस प्रकार की दिखाई देती है, एक बीजपत्री होगा। इसी प्रकार हम बात करें, कई सारे फल वृक्ष होते हैं, जैसे हम बात करें खजूर हो गया, पत्ती इस प्रकार की दिखाई देती है, एक बीजपत्री। नारियल की पत्ती इस प्रकार दिखाई देती है, एक बीजपत्री। इसी प्रकार से हम बात करें, जो पाम जो होता है उसकी पत्ती एक ऐसी होती है, एक बीजपत्री हो गया। इसी प्रकार हम बात करें, कुछ फसलों की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें फसलों के अंदर, मूंगफली की जो पत्तियां होती है वो ऐसी चौड़ी होती हैं, द्विबीजपत्री। चना की जो पत्तियां होती है वो बड़ी होती है, इस प्रकार से होती है, द्विबीजपत्री। मटर हो गया द्विबीजपत्री, सोयाबीन हो गया द्विबीजपत्री, सरसों हो गया द्विबीजपत्री। फलों की बात करें, आम हो गया द्विबीजपत्री, पपीता हो गया द्विबीजपत्री, आंवला हो गया द्विबीजपत्री। तो जिनकी पत्तियां ऐसे दिखाई दे वो सारे के सारे द्विबीजपत्री, और जिनकी पत्तियां तलवार के जैसी दिखाई दी वो एक बीजपत्री होती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो अब आपको उम्मीद है कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि किसमें एक बीजपत्री होती है और किसमें द्विबीजपत्री होती है। इसी के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।